मोहम्मद रुमान अफसर। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान। हम दिखाएंगे आपको पाकिस्तान का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप अनजान, क्योंकि आप दुनिया देखेगी पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रुमान अफसर के साथ ओनली ऑन JNN। सो हम आ रहे हैं आपके शहर में, इंतजार कीजिएगा, देखना मत भूलिए। प्रोग्राम अब दुनिया देखेगी पाकिस्तान, हो सकता है अगला शहर आपका हो। आप देख रहे हैं चैनल J। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं हारिस अमीन खान। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले कई वादे किए थे जो कि उन पर पूरा उतरने में वो अभी तक नाकाम है, जिसमें एक बड़ा वादा यह था कि हम इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और इदारों को हम प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे और ना करेंगे। उनका कहना यह था कि हम लोग इस तरह की मैनेजमेंट लेके आएंगे जो इदारों को अपने पैरों पर खड़ा करेगी और उससे जो मुनाफा उसको मुनाफा बख्श बनाएगी और वो मुनाफा हम लोग हुकूमती खजाने में डालेंगे और वो पैसा उसके बाद खर्च किया जाएगा पाकिस्तान की गरीब आवाम पर। इसी तरह असद उमर साहब ने भी ये चैलेंज किया था, ये कहा था कि मैं अगर स्टील मिल के मुलाजिमीन के सामने मैं बड़ा शर्मिंदा हूंगा, मुझे ये हो ही नहीं सकता कि स्टील मिल प्राइवेटाइज हो। लेकिन आज का अगर हम सूरत हाल देखें, सिनेरियो देखें, जो कंडीशंस बनी हुई हैं, तो स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनके हक में फैसला नहीं आया। वो लोग चाहते हैं कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज ना किया जाए और उनको अपनी ड्यूटीज पर रखा जाए। और वो जो सरापा एहतजाज है उनकी तादाद भी कोई कम नहीं है, वो काफी बड़ी तादाद में है। 9,000 से ज्यादा मुलाजमीन ऐसे, इसका मतलब है 9,000 का मतलब है 9,000 समथिंग फैमिलियां। जब उन लोगों को ये परेशानी है और इन मामलात से वो गुजर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो उनका साथ इस मामले में दे रही हैं और उनको यकीन दहानी करा रही हैं कि हम लोग आपका साथ देंगे और इस मामले में हुकूमत जो है इसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकती। स्टील मिल की असल कहानी क्या है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपके साथ हम अपने गेस्ट का तारुफ कराएंगे। 70 की दिहाई में इसकी तामीर का आगाज हुआ, 1985 में पैदावार का आगाज हुआ। 1985 से 1986 तक स्टील मिल्स ने मुनाफा नहीं कमाया, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज्यादा नहीं थे। 1997 में हुकूमती तवज्जो की वजह से पहली बार मुनाफे में गई। 1999-2000 में 1 अरब 14 करोड़ का सालाना नुकसान हुआ, जिसके बाद इस वक्त तक मजमूई खसारा 9 अरब रुपए से तजावुज कर गया। 2005 तक स्टील मिल्स का तमाम खसारा खत्म हो गया और इस साल मुनाफा 4 अरब 86 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पैदावारी सलाहियत 89% तक पहुंच गई, जो कि उससे पहले कम थी। 2005 में हुकूमत ने स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला किया, जहां से उसकी तबाही का अमल तेज हो गया। तहम 2008 तक सालाना मुनाफा 2 अरब रुपए तक रहा। 2009 में स्टील मिल्स की पैदावारी सलाहियत
65% तक आ गई और खसारा 26.5 अरब रुपए हो गया। 2013 में इसकी पैदावारी सलाहियत 12% पर आ गई। जून 2015 में मिल्स की पैदावार और ऑपरेशंस बिल्कुल बंद हो गए और उस वक्त से अब तक स्टील मिल्स बंद पड़ी है। अपने अरूज के वक्त स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तादाद 30,000 के करीब थी, जो अब 10,000 के लगभग रह गई है। 2015 के बाद से वफाकी हुकूमत मुलाजमीन को 35 अरब की तनख्वाहें दे चुकी है और 20 अरब रुपए के रिटर्न ड्यूज जमा किए जा चुके हैं। 2008 से अब तक हुकूमत की जानिब से स्टील मिल्स को 90 अरब रुपए के बेल आउट पैकेजेस मिले, जबकि 2015 से मिल बंद होने के बाद अब तक 35 अरब रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों में दिए जा चुके हैं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा फिगर है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद हैं जनाब फजलुल्लाह कुरैशी साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स के। अस्सलाम वालेकुम फजलुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम जनाब। सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जी जी प्लीज। सर, एक इदारा जो मुसलसल खसारे में जा रहा है, जिसका बोझ टैक्स पेयर की जेब से पड़ रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस इदारे को प्राइवेटाइज ही कर देना चाहिए? सर, अब देखिए, प्राइवेटाइज करने की भी कास्ट होगी ना जी, क्योंकि कोई भी इदारा आप जिसके ऊपर 200-250 या 300 बिलियन कर्जा हो, आप ऐसे प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। मुझे याद है कि जब आपने केसी प्राइवेटाइज किया था जी, तो गवर्नमेंट ने अरबों रुपया अपने जिम्मे लिया था और उसकी जो बैलेंस शीट थी बैलेंस करके दी थी जी। यहाँ तक कि जब यूबीएल बिका और एचबीएल जब बिका, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से पैसे डाले थे। अब इसको जब प्राइवेटाइज आप करेंगे तो जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं वो आपसे क्लीन बैलेंस शीट मांगेगी। जब बैलेंस शीट क्लीन मांगेगी तो फिर आपको सारे जो वाजबात हैं, तो एक तो सबसे बड़ा वाजबात जो है वो बैंक के हैं, जिसमें नेशनल बैंक के सबसे ज्यादा कर्जे हैं जी जी, तो उनसे क्लियर करने पड़ेंगे। बाकी वाजबात है स्टाफ के जी, काफी एरिया से स्टाफ के, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे क्लियर करते हैं और पल्ले से पैसे देते हैं तो फिर प्राइवेटाइज क्यों? तो खुद उसको आप संभालें, उसको रन करें। बिल्कुल। हाँ सर, बात नियत की है। जब आपने आपने हिस्ट्री बयान की, बिल्कुल आपने 100% सही कहा जी। और मैं इसका मैं ये करता हूं कि जब आपने मुझे बताया, जब 10-11 में स्टील मिल मुझे मिली तो उस वक्त इसका खसारा जो था 30 अरब से बढ़ चुका था। ऐसा ही हमने गवर्नमेंट के पास हम एक बेल आउट प्लान ले गए, जिसको हम फाइनेंशियल प्रोजेक्शन सब कह रहे थे। 2011 में आपने ये किया था? 2010-11 में। यस जी। फाइनेंशियल ईयर 2010-11 जी जी। तो उस वक्त मैं उनके पास एक फाइनेंशियल प्लान ले गया, जिसके तहत मैंने उनको कहा कि मुझे आप इतने पैसे दे दें, जिसको आप बेल आउट कहते हैं। जी जी। वो 20 अरब का बेल आउट था। उसमें मैं कहूंगा, मैंने कहा कि मैं 10-11 में आपकी कैपेसिटी, आपने सही फरमाया कि 10-11 में 36 थी। मैंने कहा 11-12 में इसको मैं 45 पे ले जाऊंगा, अच्छा, 74 पे, फिर 72 पे, फिर 88 पे, और मैंने कहा कि 15 में मैं आपको उसको 90% कैपेसिटी पे ले जाऊंगा और मैं आपको जो है वो मिल का मुनाफा हर साल बढ़ता जाएगा और आपके जो अक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं वो मैं कम करता जाऊंगा। इट वाज अ प्रोसेस। जबरदस्त ऑफर दी सर आपने। जी, ये पूरा मैंने उसको प्लान दिया। ये प्लान मेरे सामने भी पड़ा हुआ है। सर, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी? उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जी। और यही आपके जो थे वजीर आजम जो थे, वो पहली दफा जब मैंने बेल आउट पेश किया तो उस वक्त जो था वो अपना यूसुफ रजा जिलानी साहब थे जी और हफीज शेख साहब थे। तो इसमें कामन हफीज शेख थे। दूसरी दफा जब ने बेल आउट दिया, मैंने पेश किया, तो उस वक्त आपके राजा परवेज अशरफ थे। दोनों दफा मेरे बेल आउट अप्रूव हुए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसे देने से इनकार कर दिया या आधे पैसे तोड़ मरोड़ के मुझे पैसे दिए। मतलब वो जो पैसे जिस तरीके से या जितनी अमाउंट दी गई, उससे उसको स्टेबल करना मुमकिन नहीं था उस वक्त? वो मुमकिन नहीं इसलिए नहीं था कि जब आप मुझे 20 के बजाय अगर आप मुझे 10 अरब देंगे जी, तो पहली लायबिलिटी होती है कि बैंक वाला एट सोर्स मेरे पैसे काट लेगा। उसके बाद स्टाफ की लायबिलिटीज जाएंगी, उसके बाद मेंटेनेंस का पैसा लगेगा। मुझे रॉ मटेरियल चलाने के लिए क्लियर 8 से 10 अरब रुपए चाहिए थे, जिससे मैं रॉ मटेरियल मंगाऊं। क्यों कि आपका रॉ मटेरियल सारा ये बाहर से आता है जी। पहले इंडिया के साथ एग्रीमेंट थे, वो खत्म हो गए थे। फिर ईरान के साथ हम लेते थे, ईरान पे सैंक्शंस आ गई,
तो हमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील तक जाना पड़ता था रॉ मटेरियल लाने के लिए। ठीक है। खुसूसन कोयला और आयरन ओर। आयरन ओर हमने बलूचिस्तान में, मैंने आयरन को दरियाफ्त की और बलूचिस्तान से आयरन ओर आती थी, लेकिन वहां से कम आती थी। तो जब मेरा ये था कि भाई 2 जहाज मेरे जो हैं वो उतर रहे हों, 2 जहाज मेरे शिप ऑन सी हों और 2 जहाज मेरे लोड हो रहे हों जी। मुझे एक बार 6 जहाजों के पैसे चाहिए जो मैं जिनकी एलसी खोलूं तो मेरा मिल नहीं रुकेगा एक दिन के लिए भी। एग्जैक्टली। लेकिन ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ और बार बार नहीं हुआ। जितनी दफा में गया, कैबिनेट में गया, मैं दोनों तो सर क्या रीजन पेश करते थे आगे से? आप चेयरमैन थे मिनिस्ट्री फाइनेंस। जी जी। और माशाल्लाह हाफिज शेख साहब हयात है, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो तो अभी भी चेयर कर रहे हैं उस तो अच्छा, अंदर फिर उनके पीपुल्स पार्टी में भी अपनी अपनी लॉबीज है ना, ग्रुप्स है ना जी। तो कुछ लोग नहीं चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे, लेकिन फकदान जो था नियत का था। और अब भी जो फकदान नियत का है मुझे पता नहीं है कि ये क्योंकि अब जो है वो आगे बढ़ चुकी है बात। न सिर्फ कर्जे बढ़ गए हैं जी, लेकिन प्लांट जो है उसको 10 साल पे प्लांट पे खर्चा नहीं किया गया। अब 10 प्लांट साल जो वो बीमार है, उसके लिए कम से कम आपको 1 अरब रुपया डालना पड़ेगा इस प्लांट को ठीक करने के लिए। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस के लिए ये फुल कैपेसिटी नहीं ले सकता। मतलब इसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए भी इतना खर्चा दरकार है कर्जों के अलावा। देखें इसको एक तो इसकी बैलेंस शीट क्लियर हो, फिर दूसरा इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर के प्लांट चलाएंगे तो आपको 32% ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि एक फर्नेस जो ब्लास्ट है जिसको हम भट्टी कहते हैं, जिसमें फौलाद पकता है, जी जी, वो बीमार है, उनको ठीक करना पड़ेगा। कोकोविन बेकरी तो ठीक है, क्योंकि ये कोई एक छोटी मोटा इदारा नहीं है, ये कोई 12 इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं इसके मिल के। राइट। इसमें एक आपकी जेटी है जहाँ पे शिप आते हैं। अगर आप इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो जेटी को इम्प्रूव करेंगे, बड़े शिप आपको लाने पड़ेंगे। फिर एक कन्वेयर बेल्ट है जो शिप से डायरेक्ट स्टील मिल के प्रीमिसेस में चीजें लाता है। तो हम कन्वेयर बेल्ट कहते हैं, वो 6 किलोमीटर का है, वो ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है। फिर आपका जो हार्ट रोलिंग मिल है जिसमें चादरें बनती हैं, कोल्ड रोलिंग मिल है, दूसरी चादरें बनती हैं, बेलेट का मिल है जिसमें फौलाद के जो बनते हैं, जहां से आपके आगे चल के आपकी स्टील प्रोडक्ट्स बनती हैं। फिर पावर हाउस है, ऑक्सीजन प्लांट है, वाटर सप्लाई फैसिलिटी है, एक पूरा एक जहान है वहां पे आबाद। अच्छा सर, ये सर समझने कि कोई कारखाना है उसको हम इधर उधर कर देंगे, ये कारखाना नहीं है। और इसके साथ बहुत ज्यादा जमीन है जो 2 पर्पज के लिए, एक तो जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज आएंगी जो स्टील प्रोडक्ट यूज करेंगी उनके लिए जमीन स्टील मिल के पास है, और स्टील मिल का इसको एक्सपेंशन करने का विद इन द बाउंड्रीज और है। तो ये चल सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी चलाएगा लेकिन पैसे लगाएगा और नीयत साफ होगी। राइट। तो गवर्नमेंट भी अगर चलाएगी, नीयत साफ होगी तो मिल चल सकता है। क्योंकि अब तो आपको फायदा ये है कि जब मैंने मिल लिया था तो मुझे 20,000 स्टाफ मिला था जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। उसके बाद फिर और रेगुलराइज किया गया और स्टाफ बढ़ गया जिसकी जरूरत नहीं थी। अब आपके पास सिर्फ 9,000 आदमी रह गए। मतलब सर ये बात दुरुस्त है कि जो इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि उन्होंने जो है भर्तियां अपनी मर्जी की, मतलब ये दुरुस्त है? नहीं, भर्तियां तो देखिए भर्तियां की हुई, मतलब गैर जरूरी की। अच्छा, ज्यादातर गैर जरूरी थी। आप जैसे ये इस इदारे में नहीं हुआ था जी, ये आपके हर इदारा जो भी पब्लिक सेक्टर इदारा था जी जी, चाहे वो आपकी लांढी की जो फैक्ट्री थी जहाँ पे जीपे और मोटरें बनती थी ये था, या आपका पीआईए था, जो भी इदारे थे बिल्कुल था। इट वाज पार्ट ऑफ द सोशल, एक पार्टी थी, उसका एक अपना मैनिफेस्टो था। उसमें अब लोगों ने उनको वोट दिए, वो उसके लिए वो कहते थे कि हमने वोट लेके आए हैं, हमें नौकरी कहती है कि हम वोट लेके आए, फिर वो गलत काम करती हैं। तो ये भर्ती पीपुल्स पार्टी के भी थी, उससे पहले भी हुई थी। हाँ, लेकिन जब आपने बताया कि जब मिल ये प्रॉफिट में जब जाना शुरू हुई थी तो उस वक्त उन्होंने एक किस्म का गोल्डन शेक हैंड दिया था मिल के कुछ लोगों को जी, कि उन्होंने कहा था कि हम एक आपको प्लान देते हैं। उसमें नुकसान ये हुआ कि जो अच्छे लोग, अच्छी उम्र के लोग थे, वो पैसे लेके चले गए और जाकर उन्होंने छोटे मोटे स्टील यूनिट्स लगाए और लाहौर में जाके स्टील इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया। मिल में जो लोग ट्रेन किए हुए थे, जो मास्को से लोग ट्रेन होके आए थे, जो सेहतमंद लोग थे, वो उस प्लान में निकल गए। ये सर इसी दौर में हुआ 2013 के लगभग? नहीं, ये उससे पहले कि हुआ कर्नल अफजल के जमाने हुआ, जब वो चेयरमैन
प्रॉफिट में जाना शुरू हुआ, जी जी जी। सबब ये भी था कि वो काफी ले ओवर कर चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद ये धंधा शुरू हो गया। तो सर ये एक बड़ा अलमिया है, मैं कहता हूँ, क्योंकि ये एक नेशनल एसेट है। मैंने इसको करीब से देखा है, मैंने इसको चलाने की कोशिश की है, मुझे दुख होगा। इसको किसी भी सूरत में चलना चाहिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर चलाए चाहे पब्लिक सेक्टर चाहे, चलना चाहिए। और जो स्टाफ है, क्योंकि देखिए मैं चलाऊं या आप चलाएं या प्राइवेट सेक्टर, ये जो 7-8-9 हजार आदमी है, इसी में से आपको 4-5 हजार आदमी चाहिएगा ना। मतलब जो मिल चलाएंगे, सर आप क्या समझते हैं कि सर मैक्सिमम बंदा जो चाहिए मिल चलाने के लिए, इंजीनियर से लेकर वर्कर तक, वो कितना चाहिए? उनकी तादाद कम से कम मेरे हिसाब से 7,000 इस टेक्नोलॉजी की इस फान में मिले हैं, जिसमें 7,000 मिनिमम लेबर होता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सोशल चीजें हैं, हमारे छुट्टियां ज्यादा होती हैं जी, बीमार लोग ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते इस बिल को रोकना एक दिन के लिए भी। बिल चल पड़ा तो चल पड़ा। तो इसीलिए आपको फिर दूसरा ये है कि कुछ लोग हमारे कराची में रहते थे, उसके लिए हमें कोई 500-600 बसें होती थी, 1,000-2,000 स्टाफ सिर्फ बसों पे लगा हुआ होता था जी जी, जो लोगों को शहर से लाते थे, क्योंकि कॉलोनी में पूरे 10-15-20 हजार लोग नहीं रहते थे। तो ये सारी चीजें थी जो रियलिटीज है। और लेकिन अगर विल हो किसी भी गवर्नमेंट में तो बिस्मिल्लाह करके हाथ डाले, मिल निकल आएगा। लेकिन ये ना हो कि आप पहले की तरह करें कि मिल को जरूरत है 10 अरब की, दे मुझे 6 अरब, जिसमें कुछ बैंक ले गया, कुछ स्टाफ लायबिलिटीज में चला गया, असल चीज मुझे रॉ मटेरियल चलाना है, उसके लिए आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। मतलब सर ये ऑफर आप गवर्नमेंट को करेंगे, मतलब या गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता है, क्योंकि आप एक एक्सपर्टीज रखते हैं टेक्निकली और मैनेजमेंट लेवल पे, क्योंकि इसको गुड गवर्नेंस की जरूरत है। नहीं सर, मैं गवर्नमेंट में कोई खास पॉपुलर आदमी नहीं हूँ, ये तो आपकी चैनल ने मेहरबानी की है, नहीं तो मैं सर आप तो चेयरमैन रह चुके हैं स्टील मिल्स के। वो चेयरमैन, देखिए मैं चेयरमैन तो ऑनररी था ना, मैंने एक पैसा भी मिल से नहीं लिया। और जो आपने एफर्ट्स की थी 2011 के हवाले से, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था। फील्ड सेक्रेटरी में रिटायर हुआ था जी, और क्योंकि मैं आई बिलोंग टू सिंध, तो मेरा ये शौक था कि मैं इस इदारे को चलाऊं। मुझे अपनी प्रेस्टीज ज्यादा अजीज थी इस बिल को लेने के लिए, और मुझे कोई उसमें कोई आर नहीं कि मैंने कभी भी मिल से नहीं। और मुझे पता था जब मैंने एक्सेप्ट ये किया कि मैं तनख्वाह के बगैर वाली नौकरी करूंगा, तो सिर्फ बोर्ड अलग बन गया, जबरदस्त। तो मैं बोर्ड का चेयरमैन था, मेरे साथ यूनियन के लोग भी थे, गवर्नमेंट के अफसरान भी थे, और आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिसबाह जैसे आदमी जो पंजाब के हैं, हाजी साहब थे, अपने सूबे सरहद से जब्बार मेमन साहब थे, बड़े नाम वाले आदमी थे मेरे साथ जो काम कर रहे थे, और आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिससे उम्मीद से मैं गया था और जिससे शौक से मैं गया था, वो बाद में फिर ये चीजें नहीं हो सकी। मतलब सर अभी जिस लेवल पर इस इदारे के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, उसके अलावा आपने मेंटेनेंस की भी बात की कि मेंटेनेंस भी जरूरी है, और इसके अलावा जो लोग हैं जाहिर है उनको तनख्वाहें तो 5 साल बगैर काम के भी मिल रही थी, मिल क्योंकि 5 साल से बंद पड़ी थी। तो आप ये समझते हैं कि अगर मतलब आप समझते हैं कि इन हालात में जब इतना कर्जा चढ़ चुका है तब भी वेल गवर्नेंस हो, नीयत साफ हो, तो ये चल सकता है इदारा? भाई देखिए बात नियत, देखिए जो आदमी आएगा वो फरिश्ता तो नहीं होगा ना, आप इंसान ही लाएंगे ना, एंड ही विल कम विद अ कमिटमेंट। वो चलाने के लिए मिल आएगा, अगर वो कमिटमेंट हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग अगर वो कमिटमेंट के साथ चलाएं तो क्यों नहीं चल सकता। जहां तक ये कर्जे वर्जे तो देने हैं, लायबिलिटीज तो क्लियर करनी है, चाहे आप खुद चलाए या किसी को दें। ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा पैसा वो आदमी इक्विटी डालेगा, बाकी तो आप इक्विटी अपने कर्जे, जो कुछ कर्जे आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ कर्जे वो ले आएगा, कुछ पैसा आएगा, बाकी आप और नए लोन लेके कर सकते हैं। सर देखिए 11-12 में रशिया के साथ हमारा मुआहदा तकरीबन हो चुका था इस मिल को एक्सपेंशन करने का। पुतिन साहब का प्रोग्राम था इस्लामाबाद आने का। अच्छा, मेरा सीईओ मॉस्को में 2 दफा हो आया था और वहां पे तकरीबन एग्रीमेंट हो चुका था, तो वो इस मिल को इम्प्रूव भी करेंगे और नेक्स्ट स्टेज में इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अच्छा, और वो सारा चीजें तैयार थी, लेकिन वो इत्तेफाक से पॉलिटिकल सिचुएशन या किसी भी वजह से पुतिन साहब और जरदारी साहब की मुलाकात नहीं हो सकी, तो ये एजेंडा से रह गया। ये बहुत ही बड़ी बात। आपको पता है कि ये मिल जो है चल सकती है, दुनिया ने देखा हुआ है कि बड़ी इंटीग्रेटेड, बहुत फैसिलिटीज है, बहुत जमीन है, समंदर के साथ है, पोर्ट है, सारी चीजें हैं, शहर साथ में है, ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है,
हजारों इंडिकेटर होते हैं किसी यूनिट को चलाने के लिए। अच्छा कुरैशी साहब, आप बात कर रहे हैं कि इसके साथ एरिया भी बहुत ज्यादा है, हजारों एकड़ इसकी जमीन है, और अभी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो अगर इसकी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है तो उनका मौकफ जाहिर है वो इतने कमिटेड तो नहीं है जिस तरह आपने कहा, क्योंकि उनके अपने उस वक्त हालात इतने भी बिगड़े हुए नहीं थे, उस वक्त उन्होंने हाथ से जाने दिए, उनके हाथ से निकल गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी इसको खरीदना चाह रहा है उसकी बेसिकली जो नजर है वो इसकी जमीन पर है। भाई सवाल है कि जमीन पे तो नजर होगी, क्योंकि ये चीजें इसमें फिर सिंध गवर्नमेंट शायद आड़े आ जाए। तो सिंध गवर्नमेंट ने जमीन दी है स्टील मिल के लिए, बिल्कुल टाउनशिप बनाने के लिए नहीं दी है, तो सिंध गवर्नमेंट इसमें आड़े आ जाएगी कि ये जमीन आप जहां मिल के लिए रखे, बाकी जमीन हमें जो 20-26-25 हजार एकड़ है वो आप हमें वापस कर दें, क्योंकि वो कानूनी तौर पर उनकी ही कानूनी तौर पर सिर्फ मिल के लिए या डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज जो उससे मिल पेरियड में उनके लिए आप जमीन रख सकते हैं, और वो जमीन में सिंध गवर्नमेंट आपको देने के लिए तैयार होगी। बाकी पर्पज के आप उस जमीन में से काफी जमीन तो मुख्तलिफ इदारों ने ले ली है, लेकिन फिर भी बहुत जमीन है खैर से। तो बहुत शुक्रिया। इलाका जो है ना वो शहर हो गया है, क्योंकि अब ये वो स्टील मिल, पहले तो जंगल बयाबान था ना। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत आबादी हो गई है स्टील टाउन में, इसके अलावा गुलशन हमीद आबाद हो गया, आगे दाबेजी तक फिर वो नई नई चीजें। अब वहाँ पे अपना बड़े बड़े क्लब्स बन चुके हैं, बड़े बड़े आपके फार्म्स बन चुके हैं, और लोगों के काफी वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज आगे, पूरा शहर हो गया, आगे ठट्टा तक हो गया है। आगे चल के आपके इससे आगे दाबेजी आता है, दाबेजी में आपका जोन लग रहा है जो सीपेक वाले बन रहा है, इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। जी जी। वहाँ के लिए आपको स्टील चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बन सकता है एक्सक्लूसिवली स्टील मिल के साथ। बिल्कुल। तो सर ये बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती हैं, कोई नामुमकिन नहीं है, लेकिन बात है कि जो भी आदमी आए, जो भी हुकूमत आए, जो भी इदारा है, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए कि हमें मिल चलानी है। जी बहुत शुक्रिया फजलुल्लाह कुरैशी साहब। फजलुल्लाह कुरैशी साहब का कहना था कि नीयत अगर आपकी साफ है तो इस इदारे को, स्टील मिल को चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने अपनी भी बात की, पहले कोशिश करते रहे, उसके बाद 2010-11 में उन्होंने काफी कोशिश की, उसके बाद अभी भी जब खसारा 400-500 गुना बढ़ चुका है उस वक्त भी वो कमिटेड है और कह रहे हैं कि ये अगर नीयत साफ की जाए, कमिटमेंट की जाए, कमिटेड लोग आए तो ये इदारा चल सकता है। इसको प्राइवेटाइजेशन के उसके वो खिलाफ है। नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा जमात इस्लामी जनाब नवीद कादिर साहब मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम नवीद कादिर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? जी ठीक। नवीद कादिर साहब, ये जो स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बातचीत हो रही है, इस पे हुकूमती मौक़िफ़ भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो है फैसला सुना दिया। जमात इस्लामी जो है वो काफ़ी देखने में आता है कि स्टील मिल के लोगों के साथ खड़ी है और वो चाहती है कि जो उनका मौक़िफ़ है कि स्टील मिल प्राइवेटाइजेशन की तरफ न जाए, तो वो उनके साथ खड़ी है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जमात इस्लामी के सेनेटर सिराजुल हक ने वाज़ेह तौर पे ये पैगाम जारी किया है कि हम स्टील मिल के मुलाजमीनों के साथ खड़े हैं और अगर ये मामला तरीके से हल नहीं किया गया तो हम हर जगह मुजाहरे भी करेंगे, इस्लामाबाद में भी मुजाहरे करेंगे। और दूसरी बात, हर जगह पे स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ जमात इस्लामी खड़ी है। अच्छा नवीद कादिर साहब, स्टील मिल मुलाजमीन जो है वो 5 साल तक बगैर काम किए तनख्वाहें भी इनको मिलती रही हैं, तो वहां पर क्या मौक़िफ़ पाया जाता है? आप क्या इस बारे में जानते हैं कि मतलब ये जो इदारा नीचे गिरा है तो ये इस इदारे में काम करने वालों की नाअहली की वजह से गिरा है या हुकूमती नाअहली, मतलब बैड गवर्नेंस की वजह से ऐसा हुआ है? असल में ये हुकूमत की नाअहली है। जब इमरान खान स्टील मिल आए थे ना हुकूमत बनने से पहले, तो और उनके साथ असद उमर भी उनके साथ थे, उन्होंने स्टील मिल मुलाजमीनों से स्टील मिल चलाने का वादा किया, मगर हुकूमत बनने के बाद उन्होंने अपने वादे से यू टर्न ले लिया। बिल्कुल। फिर एक शख्स है जिसने सिंध हाई कोर्ट में एक शख्स ने अपनी तरक्की के लिए केस दायर किया, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल बंद है और अब आप ऑफिसर बनने की बात कर रहे हो, जिसके बाद हुकूमत ने मौके का फायदा उठाकर लोगों को निकालने की कोशिश की। जी। और स्टील मिल को तबाह करने वाले हैं वो आजाद घूम रहे हैं और मजदूर गरीब जो है ना, तबके के गरीब मजदूर जो लोग हैं वो दरबदर हो रहे हैं। इतनी परेशानी का आलम है कि ईद का आलम है, ईद करीब है, लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, रिटायर्ड मुलाजमीन को कुछ भी नहीं दिया गया, लोग इतने परेशान आ गए हैं कि फाके चढ़ने लोगों के घरों में। अच्छा नवीद कादिर साहब, एक और बात, क्योंकि मेरी नॉलेज में यह है कि स्टील मिल के मुलाजमीन तो एक तरफ वो तकरीबन 9,500-10 हज़ार उनकी तादाद है, उस ज़ाहिर है वो 9,500-10 हज़ार मुलाजमीन नहीं है, 9,500-10 हज़ार फैमिलीज हैं, लेकिन एक ये भी बात है कि उनके साथ जो मुंसलिक और लोग हैं, वहां पर मार्केटें हैं, प्रॉपर्टी का काम चलता है, पूरा एक निज़ाम है, एक बड़े शहर की शक्ल है, तो उन पे कितने असरात इसके जो है मनफी असरात जो है मुरतब होंगे अगर ये स्टील मिल गवर्नमेंट के हाथ से चली जाती है और इन मुलाजमीन को निकाल दिया जाता है? देखें, उनका जितने भी बिजनेसमैन कारोबारी लोग हैं वो भी दरबदर हो जाएंगे इनके साथ, क्योंकि ये लोग वैसे उनके कारोबार वगैरह चल रहे हैं। अभी इस टाइम पर कारोबारी तबका या जितने भी उनसे रिलेटिव हैं सब इतने परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि परेशानी का ये आलम है कि वो नफसियाती होते जा रहे हैं, मतलब डॉक्टरों के पास पहुंचते बीमार हो रहे हैं टेंशन ले लेके। अच्छा। और काफी लोग इस चक्कर में मतलब इसी टेंशन ले लेके वफात भी पा चुके हैं। अच्छा, इस हद तक मतलब मामला गंभीर हैं कि जी। अच्छा दूसरा नवीद कादिर साहब, जमात इस्लामी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया, अब इसके बाद किस हद तक जो है जाएंगे आप लोग? जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, जमात इस्लामी हर हद तक मजदूरों के साथ जाएगी, हर जगह मुजाहरे करेगी, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में हर जगह मुजाहरे करेगी, मुलाजमीन के साथ खड़ी है और स्टील मिल को प्राइवेट होने नहीं दिया जाएगा। जमात इस्लामी का ये हातमी फैसला है। अच्छा, ये जो स्टील मिल मुलाजमीन को एक रकम एक पर्टिकुलर दी गई है कि आप रिटायरमेंट दी जाएगी और इतना अमाउंट, वो कितनी अमाउंट है और उससे वो खुश या नाखुश, उनकी क्या इस बारे में राय है? वो अमाउंट है सर 23 लाख रुपए का बोला जा रहा है, मगर वो भी यू टर्न हो जाएगा, क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो इमरान खान हुकूमत बनने से पहले वो आए थे और स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर उन्होंने वादे किए थे कि मैं स्टील मिल चलाऊंगा और उन्होंने यू टर्न की, नवीद कादिर साहब आपने यू टर्न की बात की थी, सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि इमरान खान ने स्टील मिल के मामले में डबल यू टर्न लिया, ये डबल यू टर्न को जरा वाजे कीजिएगा। डबल यू टर्न इसलिए लिया कि जब इनकी हुकूमत नहीं बनी थी तो स्टील मिल पे आके इन्होंने पूरा बहुत बड़ा जलसा किया था, जिसमें इन्होंने और असद उमर ने वादे किए अवाम के साथ कि हम आप लोगों के स्टील मिल चलाएंगे मजदूरों के साथ। इनकी अपनी यूनियन बनाई गई पीटीआई के नाम से, उनको लोगों ने जितवाया कि स्टील मिल चलाएंगे, मगर अभी इनकी अपनी यूनियन जो है ना इनके खिलाफ मुजाहरे कर रही है और जिला मलिर से तकरीबन जो है पीटीआई खत्म हो चुकी है कराची से।
उसकी मेन वजह यही स्टील मिल का इशू है। जी जी बिल्कुल, स्टील मिल के इशू है, क्योंकि अगर 9,300 मुलाजमीन हैं तो उनके हर घर में 10 से 12 अफराद हैं, तो आप अंदाजा लगाएं 40-50 हजार लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और लोग यकीन करें कि पूरे कराची में इनको सब मतलब इनसे इतने बेजार आ गए हैं कि लोग कह रहे हैं कि बस ये इसकी हुकूमत जाए, ये किस मुसीबत में फंस गए हम लोग। मतलब आवाम तो चले परेशान है, महंगाई की वजह से भी, एक तरफ महंगाई हो, ऊपर से इस तरह की बेरोजगारी का आलम हो, और हुकूमत आने से पहले जो है पीटीआई वादे करे कि हम लोग जो है 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और उसके बाद जब आए तो वो लोग जो नौकरियों पर मामूर हैं उनको भी निकालने की बात करें, तो जाहिर है ये दिल बर्दाश्ता होने वाली बात है। लेकिन अब ये बताएं कि जमाते इस्लामी का नेक्स्ट प्लान इस हवाले से क्या है? क्या इस्लामाबाद का रुख आप करेंगे, और करेंगे तो कब करेंगे? इसका हमारे पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम जो है पहले ईद के बाद कारवां तेज कर देंगे, मतलब मुजाहरे तेज कर देंगे। पहले हम करेंगे कराची के सतह पे, उसके बाद हम जाएंगे पंजाब में, उसके बाद हम आएंगे इस्लामाबाद में, ठीक है। और इसको हम तकरीबन ईद के बाद इस काफिले को तेज कर देंगे, अगर काफिले को बिल्कुल हम बढ़ा देंगे, तेज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है एक हमारा रिस्पेक्टेबल इदारा है, वो जो भी फैसला करेगा वो तो यकीनन जमाते इस्लामी उसको वेलकम करेगी उस फैसले को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज ने यह कहा कि आप 9,350 मुलाजमीन को निकाल रहे हो तो हम पे 5,000 केस बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बयान दिया। अच्छा, ठीक। और हुकूमत को ये बोला गया कि आप सामने जो है ना बेंचों पे बैठ जाएं, आप लोगों को जबरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है? हमने सिंध हाई कोर्ट में एक रिमार्क देने पे आप लोगों को क्यों निकाल रहे हो? ये तो ज्यादती है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। जी जी जी, ठीक। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्टील मिल के मजदूरों के हक में आएगा, और जमात इस्लामी आखिरी दम तक हर जगह मजदूरों के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला जीत मजदूर की होगी। नवीद कादिर साहब, एक और आखिरी सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी का साथ बाकी पार्टीज भी इस मामले में दे रही हैं? क्योंकि पीटीआई को निकालेगी वो तो गवर्नमेंट का साथ दे रही है, पीपल्स पार्टी हो गई, इसके अलावा बाकी जीडीए वगैरह हो गए या मौलाना साहब हो गए, इस हवाले से आपके साथ है? ठीक ठीक। जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पीटीआई और एमक्यूएम से एहतियात नहीं होगा, पीपल पार्टी से बातचीत चल रही है और पार्टियों से बातचीत चल रही है, वो इंशाल्लाह हमारे साथ हैं। स्टील यूनियन में नारा लगाया गया है मजदूर मजदूर भाई भाई, ठीक है। मजदूरों के काफी लोग जो हैं जो न्यूट्रल पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। हमारी यूनियन है पासलो, उनका साथ दे रहे हैं, इसकी सरबराही जमात इस्लामी कर रही है। मतलब जमात इस्लामी सरबराही कर रही है इस मसले को लेकर, और बाकी पार्टीज भी उनका साथ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनका खुला वाज़ेह दे रही है। हर प्रोग्राम में वाज़ेह होता है। सिराजुल हक ने वाज़ेह कहा, मैं बुलाया गया, इदारे में बुलाया गया जिसमें और पार्टी के लोग भी थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दरमियान हूँगा और आप लोगों के दरमियान आऊंगा इस मामले के लिए, अगर ये मामला सही नहीं होता तो। और अगर पीपल्स पार्टी की बात करें, पीपल्स पार्टी एक मौक़िफ़ ये भी देती है कि अगर जो भी इस स्टील मिल को खरीद रहा है उसकी नजर बुनियादी तौर पर स्टील मिल पर नहीं है, इसके साथ जो मुंसलिक जमीन है उस पर है। इस बारे में क्या कहते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टील मिल पे नहीं है, जमीनें जो है स्टील मिल की अरबों रुपए की जमीनें जी, अरबों रुपए की जमीनें, और जमीनों को हड़प करने की पॉलिसी बनाई जा रही है, इसलिए इतना बड़ा ये प्लान किया गया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कादिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया। नवीद कादिर साहब हमारे साथ थे, उनसे पहले जो है जनाब फजलुल्लाह कुरैशी साहब हमारे साथ थे जो कि साबिक चेयरमैन थे। उन्होंने भी इस मामले की मुखालफत की कि हुकूमत जो इकदाम करने जा रही है वो गलत है। अगर हुकूमत कमिटेड लोगों को ले आए मैनेजमेंट की तरफ, उन्होंने वो बात की जो बात इमरान खान साहब, असद उमर साहब इलेक्शन से पहले करते थे। उसके बाद नवीद कादिर साहब ने जो रहनुमा है जमात इस्लामी के, उन्होंने ये बात की कि खान साहब आए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने मजदूरों से वादा किया था कि हम ये मिल आपको चला के दिखाएंगे और आप लोगों ने हमें वोट देना है, और इस वक्त उनकी जो बड़ी नाराजगी है वो खान साहब से इसी वजह से है कि आपने जो अपना वादा किया था वो आपने पूरा नहीं किया। और इसमें एक नुकसान जो खान साहब को, उनकी पार्टी को, उस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए कि स्टील मिल के मुलाजमीन जो है 10,300, वो सिर्फ 10,300 नहीं है, उसको उनको 5 से 7 से ज़रब देकर उनको डील करना चाहिए, क्योंकि वो अपना वोट बैंक भी साथ साथ खराब कर रहे हैं। इंसानियत या गवर्नेंस एक अलग चीज है जो कि हमें उनके मुताबिक, मुख्तलिफ पार्टीज के मुताबिक, मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक उनमें नजर नहीं आ रही, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये फिक्र भी तो होनी चाहिए कि उनका जो वोटर है वो भी उनसे नाराज है और परेशान है।
नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा, इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जेनल ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फॉलो बोलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।